Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are doing absolutely great. Welcome back to Synthesis online classes. आज जो है हमारा टारगेट नीट सेमी मेजर 02 जो है वो कंडक्ट करवाया गया, जिसमें हमारे पास सिलेबस था 11th का पूरा सिलेबस हमें दिया गया था, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स और आयनिक इक्विलिब्रियम और गैसियस स्टेट जो है वो हमारा नहीं लिया गया था। इनमें से कोई क्वेश्चन हमें नहीं दिया गया, ये हमें आपको पहले ही क्लास में जो है वो बता दिया गया था। ठीक है, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और केमिस्ट्री सीरीज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बट हमारे पेपर का क्वेश्चन नंबर 46। तो चलिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 46। लेट्स सी। हाँ जी, तो 46 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, इन क्योरिंग सीमेंट प्लास्टर्स वाटर इज स्प्रिंकल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस हेल्प्स इन। ठीक है, सीमेंट प्लास्टर के उपचार में समय समय पर पानी का छिड़काव किया जाता है, यह मदद करता है। हम सब ने देखा है जब जब हमारा कोई नया घर बनता है या हमारे पड़ोस में या हमने कहीं पे भी देखा है कोई नया कंस्ट्रक्शन होता है, तो हम देखते हैं कि वो बार बार उस पर जो है पाइप से पानी का छिड़काव करते रहते हैं, कुछ दिनों तक वो इसको कंटिन्यू रखते हैं इस प्रोसीजर को। ये पूछ रहा है कि ऐसा क्यों किया जाता है, पानी का छिड़काव क्यों किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमसे बोला गया कीपिंग इट कूल, इसे ठंडा रखने के लिए, बिल्कुल नहीं। सेकेंड ऑप्शन हमें दे रखा है डेवलपिंग इंटरलॉकिंग नीडल लाइक क्रिस्टल्स ऑफ हाइड्रेटेड सिलिकेट्स, जलयोजित सिलिकेट के सुई जैसे क्रिस्टल के मध्य अंतर्बंधन विकसित करने में, बिल्कुल। हमें यह पता ही है कि इंटरलॉकिंग नीडल लाइक क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो हाइड्रेटेड स्ट्रक्चर जो है सिलिकेट की बनती है। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन है हाइड्रेटेड सैंड एंड ग्रेवल मिक्स्ड विद सीमेंट, ये तो पहले ही हो चुका होता है, सीमेंट के साथ मिश्रित रेत और बजरी को जलायोजित करने के लिए। ये प्रोसेस हम पहले कर देते हैं, उसके बाद प्लास्टर करते हैं, है ना। और लास्ट है कन्वर्टिंग सैंड इनटू सैलिसिलिक एसिड, रेत को सैलिसिलिक अम्ल में परिवर्तित करने के लिए, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है डेवलपिंग इंटरलॉकिंग नीडल लाइक क्रिस्टल्स ऑफ हाइड्रेटेड सिलिकेट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। जलायोजित सिलिकेट के जो सिलिकेट जो है वो जलायोजित सिलिकेट जो है उसके सुई जैसे क्रिस्टलों के मध्य अंतर्बंधन विकसित करने के लिए, ताकि उनके बीच में अंतर्बंधन हो जाए और स्ट्रॉन्ग जो है वो हमें बॉन्डिंग मिले, जिससे स्ट्रॉन्ग जो है हमारा प्लास्टर जो है वो रहे। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट ऑप्शन था। 46 नंबर का ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 47 पे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटलॉइड्स, इनमें से आपको अब उपधातु या मेटलॉइड्स पहचानना है। हमें पता है पी ब्लॉक में मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं और मेटलॉइड्स हैं। अब हमें क्या है, इसमें से मेटलॉइड पहचाननी है। मेटलॉइड कैसे, कौन सी ट्रिक से हमने पढ़ा था हमारे पी ब्लॉक चैप्टर में, क्या सीता सीता गीता बबीता ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते, सब SB। और इसमें देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मुझे सब दे रखा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। बाकी में मैग्नीशियम दे रखा है, बिस्मिथ दे रखा है, जिंक दे रखा है, जो कि गलत है। तो मेटलॉइड मेरा है SB। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 47 का। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। RH2 आयन एक्सचेंज रेजिन, ठीक है, RH2 आयन एक्सचेंज रेजिन कैन रिप्लेस Ca+2 आयन्स इन हॉट वाटर एज RH2 प्लस Ca+2। ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पे एक एरो जो है वो लगना था, ये एरो यहाँ पे मिसिंग है हमारे पास। चलिए, तो यहाँ पे ये एक इक्वेशन जो है वो हमें गिवन है, इस इक्वेशन में, और ये एरो जो है वो आपको अपनी एग्जाम में जो आपके पास क्वेश्चन आए थे उसमें लगा हुआ होगा, यहाँ पे कोई मिस्टेक थी। तो क्या है, RH2 आयन एक्सचेंज रेजिन कैन रिप्लेस Ca+2 आयन्स इन हॉट वाटर एज RH2 प्लस Ca+2 RCa+2H2। ठीक है, if 1 liter of hot water after passing through RH2 has pH is equal to 3, then hardness in part per million of Ca+2 is, Ca+2 के लिए हमें हार्डनेस जो है वो निकालनी है, ppm में निकालनी है, पार्ट्स पर मिलियन में निकालनी है। pH जो है वो हमें 3 दे रखी है और 1 लीटर जो है हमें वॉल्यूम दे रखी है। अब इसको निकालेंगे कैसे, हिंदी में पढ़ें तो RH2 आयन विनिमय रेजिन कठोर जल में Ca+2 आयनों को प्रतिस्थापन कर सकता है।
यदि 1 लीटर कठोर जल से गुजरने के बाद RH2 की pH = 3 है, तब Ca+2 की कठोरता ppm में होगी। ppm में इसकी वैल्यू क्या होगी? चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, देखिए pH ऑफ द सॉल्यूशन कितनी दे रखी है हमें, pH ऑफ द सॉल्यूशन, एक सेकेंड, लेट्स चूज पेन। pH ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो हमें दे रखी है 3, तो यहाँ पे हम इसको टिक कर लेते हैं। pH ऑफ द सॉल्यूशन इज 3, pH ऑफ द सॉल्यूशन इज 3, ये हमें pH दे रखी है। हैंस क्या होगा, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻³ m। कितनी हो गई H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, 10⁻⁻³ m, क्योंकि pH जो है वो हमें 3 दे रखी है, तो इससे हमने जो है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन फाइंड कर ली। अब हमें क्या करना है, Ca प्लस की कंसंट्रेशन, Ca+2 की कंसंट्रेशन क्या हो गई हमारे पास, हाफ, ऐसा कुछ लिख सकती हूँ मैं, हाफ इंटू H प्लस की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन H प्लस की कितनी है, 10⁻⁻³ अपॉन में मैं 2 कर दूंगी, तो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये हो गई मेरे पास वैल्यू Ca+2 आयंस की कंसंट्रेशन की। तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन मेरे पास आ गई, Ca+2 आयन की कंसंट्रेशन मेरे पास आ गई। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम मास ऑफ Ca+2, मास ऑफ Ca+2, Ca+2 इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 1 लीटर दे रखा है, इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट, तो 40, तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 200 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, 200 इंटू 10⁻⁻⁴। इसे अब मैं क्या ग्राम में चेंज कर सकती हूँ, चलिए तो इसको ग्राम में चेंज करूँगी तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻² ग्राम, 2 इंटू 10⁻⁻² ग्राम मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब आगे क्या होगा, आगे हम इसकी हार्डनेस जो है वो फाइंड करते हैं। हार्डनेस हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है, अब हम उसकी हार्डनेस फाइंड करते हैं। हार्डनेस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ Ca+2, मास ऑफ Ca+2 अपॉन में मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है हमसे पार्ट्स पर मिलियन, तो मैं इनटू में इसको कर दूंगी, क्या कर सकती हूँ इनटू में, पार्ट्स पर मिलियन की 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁻6 नहीं 10⁻⁻⁶। तो इसको हम बरोबर को हटा के इसको इधर ही सॉल्व कर लें, तो इसको मैं इधर ही 10⁻⁶ जो है वो लगा दूँ, और ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻², ठीक है, अपॉन में आ गया मेरे पास 1000, 1 लीटर की बात हो रही है इसलिए 10⁻⁶ हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 में से 2 गए, कितनी जीरो बच जाएगी हमारे पास, 4 जीरो ऊपर बच गई, 4 जीरो बच गई है, तो हमारे पास जो है 3 जीरो चली गई इसमें से, तो हमारे पास आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 20 ppm। तो ये आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 20 ppm, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी 20 ppm। तो 48 नंबर क्वेश्चन का बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। आइए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन इक्विलिब्रियम। एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम आपको दिया गया है, N2 + 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। Initially 1 mole of N2 and 3 mole of H2 are taken in a 2L flask, ठीक है, 2 लीटर फ्लास्क में हमें जो है 1 मोल जो है वो किसका दिया हुआ है, N2 का, और 3 मोल हमें दिया हुआ है H2 का। At equilibrium state, if the number of moles of N2 is 0.6, इक्विलिब्रियम पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितने हैं, 0.6, what is the total number of moles of all gases present in the flask, ठीक है। अब हमें इसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो हमें बताने हैं। देखिए हिंदी में क्या बोलता है, हिंदी में कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर विचार करें, साम्य अवस्था पर विचार करें। आगे बोला है, ये इक्वेशन जो है हमें दी गई है एक, प्रारंभ में 2 लीटर फ्लास्क में N2 के 1 मोल और H2 के 3 मोल लिए जाते हैं। यदि साम्य अवस्था में N2 के मोलों की संख्या 0.6 है तो फ्लास्क में उपस्थित सभी गैसों के
मोलों की कुल संख्या क्या है? मोलों की कुल संख्या क्या है? चलिए सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं हमारी जो हमें दी हुई है, उसके अनुसार हम मोल्स जो है वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। पहले होगा N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू हमारे पास आ रखा है 2NH3। इसका हमें 1 मोल कहा गया है, इसका हमें 3 मोल कहा गया है, और इसका शुरू में हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन में 0 मोल होगा। उसका 1 मोल है, उसका 3 मोल है और उसका 0 मोल हमारे पास होगा। देन इन्होंने बोला है इक्विलिब्रियम पे N2 के 0.6 मोल हमारे पास हैं। ठीक है, चलिए तो पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि एक इक्विलिब्रियम पे इसका 1 माइनस एक्स है इसकी कंसंट्रेशन, इसकी 3 माइनस एक्स जो है वो मोल्स हैं हमारे पास, और इसका 2x मोल्स जो है वो हमारे पास है। अब हमें दे रखा है 0.6, तो हमारे पास इसकी N2 के लिए क्या निकाला है हमने, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 0.6। अब इधर से अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.4। ठीक है, 0.4 वैल्यू आ रही है। अब करना क्या है, इसने बोला है what is the total number of moles of gas is present in the flask। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स, ठीक है, इसको प्लस कर देंगे किसमें, 3 प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस 3x, एक सेकेंड, यहाँ प्लस नहीं माइनस आएगा हमारे पास, माइनस 3x प्लस 2x। ठीक है, तो इधर से हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 2x, ये आ रहा है। देन हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 2, एक्स की वैल्यू रख देंगे 0.4, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3.2। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3.2। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स आर 3.2 मोल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 number question. 2 moles of PCl5 were heated in a closed vessel of 2 liter at equilibrium. 40% of PCl5 is dissociated into PCl3 and Cl2. The volume of equilibrium constant is। PCl5 के 2 मोलों को 2 लीटर के एक बंद पात्र में गर्म किया जाता है। साम्य अवस्था पर PCl5 का 40% PCl3 और Cl2 में वियोजित हो जाता है। साम्य स्थिरांक का मान होगा, साम्य स्थिरांक का मान हमें निकालना है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन जो है वो लिख लेते हैं, रिएक्शन जो है वो लिख लेते हैं, क्या रिएक्शन होती है। तो इसकी रिएक्शन जो है वो रहती है PCl5 जो है आगे कन्वर्ट हो जाता है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है PCl3 में प्लस किसमें, Cl2 में। ठीक है, इनिशियल में इसने हमें बोला है कि 2 मोल्स ऑफ PCl5 वी हैव। ठीक है, PCl5 के 2 मोल्स हमारे पास हैं, तो PCl5 के मान लीजिए इसके 2 मोल्स हैं, इसके 0 मोल्स हैं, इसके 0 मोल्स हैं, तो हमें PCl5 के 2 मोल्स दे रखे हैं। और शुरू में जब रिएक्शन जो है वो इनिशियली जब शुरू होने वाली है तब हमारे पास PCl3 के 0 मोल्स हैं और Cl2 के हमारे पास 0 मोल्स है। ठीक है, अब आगे लिखते हैं। आगे ये रिएक्शन में बोलता है कि हमें 40%, ठीक है, 40% PCl5 जो है वो डिसोसिएट हो जाता है, तो बचा कितना, 60%। ठीक है, 40% अगर डिसोसिएट हो चुका है तो हमारे पास बचा कितना, 100 में से 60% बचा ना। तो चलिए, तो 2 का हम अगर निकाल लें 60%, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 40% हो गए, वहाँ पे 60, तो यहाँ पे 40, इसका भी 40। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएंगे कितने, 0.8, इसका भी 0.8 आएगा मेरे पास, और इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1.2 मोल्स, 1.2 मोल्स, 0.28 मोल्स और 0.8 मोल्स। तो ये तीनों जो है इसके लिए वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम आगे इसकी कंसंट्रेशन निकालेंगे, इनकी कंसंट्रेशन निकालेंगे। तो क्या करेंगे, मोल पर लीटर होती है, मोल पर लीटर ये होती है कंसंट्रेशन। मोल्स की वैल्यू कितनी है, देखिए 1.2 है मोल्स पर लीटर, लीटर की वैल्यू 2 लीटर हमें दे रखा है, तो यहाँ पे अपॉन में 2 लगा दूँ, इसके अपॉन में 2 लगा दूँ, इसके भी अपॉन में 2 लगा दूँ, इसके भी अपॉन में 2 लगा दूँ, तो मेरे पास वैल्यू कितनी कितनी आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी 0.6,
देन 0.4, देन 0.4, ये 3 वैल्यूज जो है वो मेरे पास आ जाएगी। समझ में आया मैंने क्या किया? पहले हमें इनिशियल मोल्स दिए गए थे, फिर इसने बोला कि 40% PCl5 जो है वो डिसोशिएट हो जाता है, तो बचा कितना 60%, तो हमने 60% की वैल्यू निकाली 1.2, 0.8 40% की और 0.48% की। देन हमने कंसंट्रेशन निकाली 0.6, 0.4 एंड 0.4, तो ये हो गई हमारे पास वैल्यू इसकी कंसंट्रेशन की। आगे जो है हमें वैल्यू निकालनी है Kc की। अब इसको जो है मुझे एक बार इरेज करना पड़ेगा, चलिए एक बार इसको इरेज कर देते हैं और देन हम अपनी Kc की वैल्यू निकालते हैं। आइए, तो Kc की वैल्यू क्या होगी? Kc इज इक्वल टू PCl3 Cl2 अपॉन में PCl5, तो 0.4 इंटू में 0.4 अपॉन में 0.6, तो 4 4 जा 16, 16 अपॉन में 0.4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.266 समथिंग। तो इसमें हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आ रहा है आंसर नंबर 2, 0.267, ठीक है। सबसे नज़दीक, सबसे नियर बाय आंसर जो है वो हमारा आ रहा है 0.267, तो ये जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है 0.267। तो क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 51। The first ionization energies of magnesium and aluminium are respectively given by, ठीक है, दे रखी हमें क्या? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, और हमें सिलेक्ट करनी है कौन सी इनके लिए सही है। देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, हमें या तो बहुत ही वेल नोन एग्जाम्पल्स पूछे गए हों, या फिर जो है हमसे जब जो वैल्यूज आपको दे रखी है आप उनको कंपेयर कीजिए अपने जो थियोरेटिकल पोर्शन के साथ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मुझे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम दोनों दे रखे हैं, ठीक है। तो अगर बात करती हूँ मैं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम, ठीक है, और हमारे पास दूसरा है एल्यूमिनियम। अगर मैं बात करती हूँ मैग्नीशियम की और एल्यूमिनियम की, दोनों के सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं कि क्या होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उसके आधार पर हम देखते हैं कि इन वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारे जो कंसेप्ट है उसमें बैठ रही है। जैसे कि मैग्नीशियम का अगर देखें हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो 1s2 2s2 2p2 3s2, तो ये हो गया हमारे पास मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, तो ये देखिए दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने लिख लिए। अब क्या होता है, मैग्नीशियम देखिए लास्ट फुलफिल्ड है, लास्ट शेल जो है वैलेंस शेल जो है फुलफिल्ड है 3s2 है, और एल्यूमिनियम जो है 3p1 है, यानी कि एल्यूमिनियम से बहुत ही जल्दी से इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर पाएंगे बजाय किसके? 3s2 के, क्योंकि वो फुलफिल्ड है। तो हमें ये पता है कि मैग्नीशियम के लिए वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी और एल्यूमिनियम के लिए वैल्यू जो है वो कम होगी, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं हमारे ऑप्शंस के साथ। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इसमें मैग्नीशियम के लिए वैल्यू ज़्यादा दे रखी है और एल्यूमिनियम के लिए वैल्यू कम दे रखी है, तो ये हमारा जो है आंसर है। बी ऑप्शन देखिए, दोनों में इक्वल दे रखी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सी ऑप्शन देखिए, मैग्नीशियम के लिए कम दे रखी है और एल्यूमिनियम के लिए ज़्यादा दे रखी है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। और डी ऑप्शन देखिए, जिसमें दोनों के लिए इक्वल दे रखी है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि मैग्नीशियम के लिए वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी, बिकॉज मैग्नीशियम है फुलफिल्ड वैलेंस शेल्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आइए, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 52। What is not true about बोरेक्स? बोरेक्स के बारे में क्या ट्रू नहीं है? देखिए, ऐसे क्वेश्चंस बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस में बहुत इजी जो है बात पूछी जाती है, बट हम जो है ये नेगेटिव क्वेश्चन है, नॉट ट्रू जो है हमसे पूछा गया है, हम इसमें ट्रू कर सकते हैं या कुछ भी हम इसमें गलती कर सकते हैं। तो जैसे ही आपके दिमाग में नॉट ट्रू टाइप के क्वेश्चन जो है वो आप पढ़ो, तो बहुत ही दिमाग लगा के उसका आंसर दो, क्योंकि उसमें गलती होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, इट इज़ अ यूजफुल प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर टाइट्रेटिंग अगेंस्ट एसिड्स। यह अम्लों के विरुद्ध अनुमापन के लिए उपयोगी प्राथमिक मानक है, ठीक है। नॉट ट्रू पूछा है हमसे, ठीक है ना, तो ये तो ट्रू ही है। 1 मोल ऑफ बोरेक्स कैन बी यूज्ड एज बफर, बिल्कुल सही है, बोरेक्स के 1 मोल को बफर के रूप में उपयोग किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन है, एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स कैन नॉट बी यूज्ड एज बफर।
बोरेक्स के जलीय विलयन का बफर के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे आके इसने कर दी है गड़बड़, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी गड़बड़ हो गई क्योंकि ये जो है वो सही सेंटेंस जो है या नहीं है, नहीं है, क्योंकि ये क्या है, कैन नॉट लगा दिया। अगर ये कैन बोलते तो वो सही होता, पर इन्होंने कैन नॉट लगा दी तो सेंटेंस सही नहीं है। अब डी ऑप्शन है, डी इट इज मेड अप ऑफ 2 ट्रायंगुलर BO3 यूनिट्स एंड 2 टेट्राहेड्रल BO4 यूनिट्स। बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही है। यह 2 त्रिकोणीय BO3 इकाइयों और 2 चतुष्फलकीय BO4 इकाइयों से निर्मित होता है। तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि बोरेक्स का एक्वस सोल्यूशन जो होता है बफर बनाता है, इसने लिख रखा है नहीं बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है, ये ट्रू नहीं है। तो 52 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज आर करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू 53 नंबर क्वेश्चन। 53 number question. An electron moving with velocity v is found to have a certain value of de Broglie wavelength. The velocity to be possessed by the neutron to have the same de Broglie wavelength is. वेग v के साथ गतिमान एक इलेक्ट्रॉन में डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का एक निश्चित मान पाया जाता है। समान डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए न्यूट्रॉन का वेग होना चाहिए 1840/v। बी ऑप्शन है 1840v, सी ऑप्शन है v अपॉन 1814 और डी ऑप्शन है हमारे पास ओनली v। तो चलिए अपने जो डी ब्रोगली की वेवलेंथ का फॉर्मूला है वो उससे जो है हम अपना आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। आइए, तो क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ का? डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला जो है होता है हमारे पास वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन में एम वी, ठीक है। m मास होता है, v वॉल्यूम होता है, हमें v वेलोसिटी होता है, हमें पता है, ठीक है। चलिए अब हम इसके लिए इलेक्ट्रॉन के लिए और न्यूट्रॉन के लिए दोनों के लिए जो है इसको कंपेयर करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो है मान लीजिए इसे अब एक बार रिमूव कर देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस जो है खूब बच जाए, थोड़ा ये क्वेश्चन जो है वो लंबा जाएगा हमारा। चलिए तो ये हो गया h इज इक्वल टू एम वी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन। तो h अपॉन में आ जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h अपॉन में आ जाएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए अब आगे जो है हम इसको यूँ लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, क्योंकि h से h तो हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। देन हमारे पास आ जाएगा इसमें से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है 1840। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है 1840 होता है ना हमारे पास, है ना। तो 1840 हो गया हमारे पास। देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में मास ऑफ न्यूट्रॉन हो गया इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1840। देन वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन में 1840 इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसे जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं और पेन का कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं ताकि यहाँ पे हम अच्छे से दिखाई दे। ब्लैक है हमारा चलेगा, ठीक है। तो आगे है हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो हम v दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए v दे रखा है तो 1840। तो ये जो है हमारे पास आंसर आएगा वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में 1840, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि न्यूट्रॉन की वेलोसिटी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अपॉन में 1840। तो फॉर 53 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज आर करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू 54 नंबर क्वेश्चन। The table gives the first 4 ionization energies in kilojoule per mole of 4 elements. The letters are not the symbols for the elements. Letters जो हैं वो elements के symbol नहीं है, P, Q, R, S कुछ भी जो है हमने लिख दिया है, ठीक है, कोई symbol नहीं है।
विच एलिमेंट्स अकर्स इन ग्रुप 13 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, कौन सा एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 13 का है। सारणी में 4 तत्व अक्षर तत्वों के प्रतीक नहीं है, ठीक है, कि प्रथम 4 आयनन ऊर्जाओं किलो जूल पर मोल में दी गई है। आवर्त सारणी के वर्ग 13 में कौन सा तत्व विद्यमान होगा, आपको वर्ग 13 का तत्व जो है वो इसमें से बताना है। तो चलिए अब इन चारों जो ऑप्शंस जो है पी क्यू आर एस जो है इनकी वैल्यूज जो है आई ए फर्स्ट की, आई ए सेकेंड की, आई ए थर्ड की एंड आई ए फोर्थ की हमें दी गई है। इन चारों ऑप्शंस को अगर कंसीडर करते हैं, ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट देखिए 502, 45, 69, 69, 19 और 9550 ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब हमारे पास 13 ब्लॉक के लिए जो अगर देखिए इसने पूछा है 13 ग्रुप की बात हो रही है, पीरियोडिक टेबल के 13 ग्रुप की बात हो रही है, तो क्या होगा देखिए 13 ग्रुप के अंदर एक बड़ा चेंज आता है किसमें, जब उसके 3 जो है इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे उसके बाद एक बड़ा चेंज आएगा। 13 ग्रुप है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो वो है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा। तो ऐसा कौन से इन चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन है जिसमें 3 वैल्यूज के बाद एक बड़ा चेंज आया है, समझ रहे हैं बात को, 3 वैल्यूज के बाद एक बड़ा चेंज आया है। जैसे कि फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में 3 वैल्यूज के बाद कोई बड़ा चेंज नहीं है क्योंकि 6919 है, उसके बाद 95 हो गया तो कोई बड़ा चेंज नहीं है। सेकंड में देखिए 11822 देन हमारे पास नहीं है। देन हमारा थर्ड में देखिए 2751 के बाद सीधा यानी कि 2700 के बाद सीधा 11000 पे चला गया है, ठीक है। 2700 के बाद सीधा 11000 पे चला गया यानी कि एक बिग चेंज आया है। 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद एक बड़ा चेंज जो है इसमें आया है, बड़ा चेंज आया है, दैट मींस ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसका हो गया है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया दैट मींस इसके लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो ज्यादा ई हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, एलिमेंट नंबर आर नंबर एलिमेंट जो है वो ग्रुप 13 का तत्व है। तो चलिए 54 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अब आते हैं 55 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोस्ट्रक्चरल विद SiCl4, SiCl4 के साथ कौन सा जो है एक आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है। हमें पता है जो हमारा SiCl4 जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो रखता है, ठीक है। अब इसमें हमारा SO4-2 जो है ये भी जो है sp3 संकरण दिखाता है और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रखता है। PO4-3 भी सेम दिखाता है, NH4+ भी सेम दिखाता है। बात आती है HCl4 की। HCl4 के केस में क्या होता है, HCl4 के केस में ये sp3d संकरण जो है sp3d हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमें दिखाता है और सीसो स्ट्रक्चर जो है सीसो शेप जो है वो हमें दिखाता है, ठीक है। तो क्या हो गया, सल्फर क्लोराइड, सल्फर टेट्राक्लोराइड जो है वो हमारे पास sp3d संकरण sp3d हाइब्रिडाइजेशन हमें दिखाता है, प्लस में सीसो स्ट्रक्चर जो है वो हमें दिखाता है। तो 55 नंबर क्वेश्चन का हमारे पास ऑप्शन नंबर है 4th, ओके आई। तो अब आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे। क्लोरोफिल द ग्रीन कलरिंग मैटर ऑफ प्लांट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस contain 2.68% of magnesium by mass. Calculate the number of magnesium atoms in 2.00 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल, यानी कि 2 ग्राम क्लोरोफिल में हम मैग्नीशियम की वैल्यू जो है वो मैग्नीशियम के एटम्स की वैल्यू जो है वो बतानी है। पौधों में हरे रंग का द्रव्य क्लोरोफिल जो प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है में द्रव्यमानुसार 2.68% मैग्नीशियम उपस्थित होता है। क्लोरोफिल के 2.2 ग्राम में मैग्नीशियम परमाणु के संख्या बताइए, संख्या की गणना कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन करना। आइए बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारे पास देख लीजिए 100 ग्राम, मान लीजिए 100 ग्राम जो क्लोरोफिल है उसमें हमारे पास 2.68 ग्राम जो है वो हमारे पास है मैग्नीशियम, ठीक है। 100 ग्राम क्लोरोफिल में हमारे पास कितना है, यहाँ पॉइंट नहीं लगेगा, 1 ग्राम नहीं है ये, ठीक है ना, ये 1 ग्राम नहीं है, इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। देखिए ये जो है ये 1 ग्राम नहीं है, ये 100 ग्राम है, तो ये 100 ग्राम है। 100 ग्राम जो क्लोरोफिल है उसमें 2.68 ग्राम मैग्नीशियम है। आगे देखिए तो 2 ग्राम जो
क्लोरोफिल है उसमें कितना हो जाएगा, उसमें 2.68 इंटू 2 अपॉन में 100 ग्राम मैग्नीशियम हो जाएगा। अब मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 24, तो 24 ग्राम मैग्नीशियम में कितने एटम्स होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, तो 1 मोल में कितने हो जाएंगे, 1 मोल में हो जाएंगे 6 इंटू 6.023 इंटू 23 अपॉन में 24। एक सेकेंड, इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ से। आइए, तो 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन में 24। ठीक है, 1 मोल में इतने हो जाएंगे, तो फिर हमारे पास 2.68 इंटू 2 अपॉन 100, इतने में कितने हो जाएंगे हमारे पास हो जाएंगे 2.68 इंटू 2 अपॉन में 100 इंटू 24। एक सेकेंड, 100 इंटू 24 इंटू एवोगैड्रो नंबर, 100 इंटू 24 इंटू एवोगैड्रो नंबर, 100 इंटू 24 इंटू Na। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, इसको इरेज करके यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमें जो खूब सारा स्पेस जो है वो मिल जाए कैलकुलेशन के लिए हमारी, है ना। चलिए, तो इसको हम पूरी अपनी इक्वेशन को ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा। आइए, तो इस इक्वेशन को हम यहाँ लिख लेते हैं 2.68 इंटू 2 अपॉन में 100 इंटू 24 और इंटू हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये इससे चला गया 12 पे। ठीक है, अब अगर मैं नीचे लगा दूं 100, तो ये पॉइंट मेरा चला गया, ये चला गया 67 पे, ये चला गया 3 पे। देन मेरे पास जो 3 जो है वो इस पे अप्रोक्सीमेटली मैं इसको 2 पे लेके चली जाती हूँ, 2.00 समथिंग इसका आंसर आएगा, तो 2 पे ले जाती हूँ। तो मेरे पास वैल्यू जो है वो मेरे पास आ जाएगी 7 2 जा 14 और 13, तो 1.34 इंटू 10⁻21, 1.34 इंटू 10⁻21 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो मेरा डी है वो करेक्ट ऑप्शन है, 1.34 इंटू 10⁻21। तो 56 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आइए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 57 पे। CaC2 प्लस N2 ए प्रोडक्ट ए इज, CaC2 का प्रोडक्ट जो है वो आपको बताना है, क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो कैल्शियम साइनेमाइड बनेगा, प्लस में कार्बन जो है वो हमारे पास बनेगा। तो 57 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, CaC2 की रिएक्शन N2 से करवाएंगे तो CaCN2 प्लस कार्बन जो है वो हमें मिलेगा। तो 57 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58, गिवन द इक्विलिब्रियम सिस्टम, एक इक्विलिब्रियम सिस्टम जो है, एक इक्वेशन जो है वो आपको दी गई है। क्या है, NH4Cl से NH4 प्लस और Cl माइनस जो है वो बन रहा है। प्लस में हमें इसमें हमने हीट दी है 3.5 किलो कैलोरी पर मोल। व्हाट चेंज विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द राइट। ठीक है, निम्न साम्यावस्था में निकाय दिया गया है, NH4Cl से NH4 प्लस और Cl माइनस जो है वो बना है और प्लस 3.5 किलो कैलोरी पर मोल जो है वो इसकी जो इसको एनर्जी जो है, हीट जो है वो दी गई है। कौन सा परिवर्तन साम्यावस्था को दाईं ओर प्रतिस्थापित करेगा। देखिए, इक्वेशन जो है इसमें हमें दिया हुआ एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। डेल एच की वैल्यू को देख के हमें पता चला कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन जब होती है तब टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम राइट की ओर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है ना। एंडोथर्मिक रिएक्शन जब होती है तब टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो हमारा कौन सा करेक्ट होगा, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, नहीं इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट ऑप्शन। टेम्परेचर बढ़ाने पर जो है इक्वेशन आगे की तरफ साम्यावस्था जो है वो आगे की तरफ जो है वो खिसकेगा, राइट की तरफ खिसकेगा, क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो 58 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट ऑप्शन। द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन px ऑर्बिटल इज, px कक्षक में नोडल तलों की संख्या हमें पता है, p कक्षकों में नोडल तलों की संख्या 1, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन था। 51 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1। आइए फॉर PCl5 is equal to PCl3 plus Cl2, initial concentration of each reactant and product is 1 m if KEQ is equal to 0.41 then, ठीक है, PCl5 से PCl3 plus Cl2 के लिए प्रत्येक अभिकारक और उत्पाद की प्रारंभिक सांद्रता 1 m है। Q की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 m, ठीक है, और हमें के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.41 है। तो मोर PCl विल फॉर्म, क्या PCl ज्यादा बनेगा, मोर Cl2 विल फॉर्म, क्या Cl2 ज्यादा बनेगा, मोर PCl5 विल फॉर्म, क्या PCl5 ज्यादा बनेगा, या नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब चूंकि यहाँ पे Q की वैल्यू ज्यादा है बजाय किसके, के इक्विलिब्रियम के, तो यहाँ पे क्या होगा PCl5 ज्यादा बनेगा, क्योंकि Q की वैल्यू ज्यादा है किसके, के इक्विलिब्रियम से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, अधिक PCl5 जो है वो निर्मित होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 61। A sample of air which is free from CO2 is used to heat Na metal at 350 degrees Celsius to form X. X has the property to absorb CO2 and form Y. Identify X and Y। एक रिएक्शन जो है वो आपको बनानी है। वायु का एक नमूना जो CO2 से मुक्त है का उपयोग X के निर्माण के लिए 350 डिग्री सेल्सियस पर Na धातु को गर्म करने के लिए किया जाता है, ठीक है। X में CO2 को अवशोषित करने और Y का निर्माण करने का गुण है। क्रमश से X व Y को पहचानिए। तो चलिए इक्वेशन को पहचानते हैं। क्या इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन लिखने की ट्राई करें सबसे पहले, है ना। चलिए देन हम अपना जो है ऑप्शंस की तरफ जाएंगे। इक्वेशन जो है सोडियम इज हीटेड इन, मान लीजिए अगर मैं सोडियम को हीट कर देती हूँ तो Na प्लस O2, ठीक है, इज इक्वल टू मेरे पास आ जाता है Na2 प्लस O2। तो ये मेरे पास X हो गया Na2 प्लस O2। अब इक्वेशन को बैलेंस कर लेती हूँ, यहाँ पे जो है 2 लगाना है मेरे को, ठीक है। अब इसने बोला है कि आगे हमें रिएक्शन करवानी है CO2 के साथ, तो Na2 प्लस O2 प्लस CO2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Na2CO3 प्लस O2। अब यहाँ पे भी इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा हमें, ये 2 लगा देती हूँ, यहाँ पे भी 2 लगा देती हूँ, और ये भी 2 लग जाएगा, तो मेरा जो है ये बैलेंस है N2,4Nc, ठीक है। तो ये बैलेंस इक्वेशन है। तो इसमें क्या बोला गया है हमसे, फर्स्ट जो है X जो है वो तो हमारा आ गया Na2O2, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी देखिए बिल्कुल क्लियर है, और सी देखिए जो बिल्कुल, दोनों में Na2O2 तो Na2O2। और सेकंड जो है Y का निर्माण, Y कौन सा है O2 हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो 61 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन में। अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज ट्रू अबाउट बोरोन कंपाउंड, बोरोन कंपाउंड के बारे में जो ट्रू स्टेटमेंट है वो हमें बतानी है, ठीक है। तो है हमारे पास निम्न कथनों में से यौगिक बोरोन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। BF3 लीस्ट एसिडिक अमंग द बोरोन हैलाइड, BF3 बोरोन हैलाइड्स के मध्य सबसे कम अम्लीय है। BF3 डज नॉट हाइड्रोलाइज, BF3 का जल अपघटन नहीं होता। B2H6 डज नॉट फॉर्म बनाना बॉन्ड, B2H6 केला बंध नहीं बनाता। ऑल ऑफ इनकरेक्ट, सभी इनकरेक्ट है। तो चलिए सबसे पहले से अगर देखें तो लीस्ट एसिडिक की अगर बात की जाए तो इनका एसिडिटी का क्या जो है क्रम रहता है, तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक है वो होता है Bi3, देन BBr3, देन BCl3, देन BF3।
तो लीस्ट जो एसिडिक है वो तो हमारा BF3 ही है, तो फर्स्ट जो है वो हमारा वाक्य बिल्कुल सही है। ठीक है, अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में देखिए BF3 का इन्होंने बोला है हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, करके देखें, BF3 प्लस H2O इज इक्वल टू H3BO3 प्लस HBO4। इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, 3 and 4 and 3। ठीक है, चलिए, तो इसका तो हाइड्रोलाइजेशन हो गया, तो यानी कि ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। केलाबंद है तो हमें पता है B2H6 Al2Cl3 ये सब जो है वो हमारे केलाबंद बनाते हैं, तो ये भी हमारा करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि विच इज ट्रू अबाउट बोरोन कंपाउंड। तो बोरोन कंपाउंड में BF3 जो है वो लीस्ट एसिडिक होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं हो गया हमारा पीछे? नहीं। क्वेश्चन नंबर 63, which of the following is responsible for the depletion of the ozone layer in the upper strata of the atmosphere? वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में ओजोन परत के क्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? क्लोरीन नहीं है, फुलरीन नहीं है, फेरोसिन नहीं है, फ्रेओन्स है जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी कहते हैं, CFC भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 63 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज आर करेक्ट ऑप्शन। 64 नंबर क्वेश्चन, percentage by mass of solute molar mass is equal to 25 gram per mole in its aqueous solution is 30, the mole fraction of molality of the solute in solution are, आपको बतानी है मोलैलिटी और बताना है मोल फ्रैक्शन। विलय मोल द्रव्यमान दे रखा है, मोलर द्रव्यमान 25 ग्राम पर मोल जो है वो हमें दे रखा है कि जलीय विलयन में इसका द्रव्यमान प्रतिशत 30 है, विलयन में विलय का मोल प्रभाज और मोललता होगी। मोलैलिटी और मोल प्रभाज जो है वो हमें बताना है। आई तो सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं, क्या क्या हमें गिवन है। तो हमें जो है कितना दे रखा है, एक्वेस सॉल्यूशन जो है उसका दे रखा है हमें 30। ठीक है, परसेंटेज बाय मास सोल्यूट इन एक्वेस सॉल्यूशन इज 30। ठीक है, मोलर मास दे रखा है 25 ग्राम, द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है 30, तो मोल प्रभाज और मोललता दिखानी है। मान लीजिए हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 100 ग्राम सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास है, 100 ग्राम जो है सॉल्यूशन मेरे पास है। चलिए, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में, एक सेकेंड, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 100 ग्राम सॉल्यूशन जो है वो मेरे पास है में 30 ग्राम जो सोल्यूट है, 30 ग्राम सोल्यूट। ठीक है, और 70 ग्राम मेरे पास सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट। 100 ग्राम क्या है हमारे पास, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 30 ग्राम सोल्यूट है और 70 ग्राम उसमें हमारे पास सॉल्वेंट है। तो चलिए सबसे पहले मोलैलिटी निकाल लेते हैं। मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला रहता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मैं पूरा ये ना लिख के डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेती हूँ यहाँ पे। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ओके, अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना होगा, 30 अपॉन में 25 हमें गिवन है, 30 ग्राम हमने सोल्यूट को मान लिया है, और हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो 70 हमारे पास है ग्राम में, तो हम इसको किलोग्राम में लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास इतना। तो 30 इंटू 1000 अपॉन में 25 इंटू 70, तो 0 से 0 कट हो गई मेरी। ठीक है, ये मेरा 6 पे चला गया, ये मेरा 5 पे चला गया, ये 5 से चला गया 200 पे, तो ये हो गया 6 2 12। तो हमारे पास हो जाएगा 1 2 10 से 10 कैंसिल हो गई थी, तो 1 2 0 0। तो एक सेकेंड रुकिए, अच्छा तो हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, इसको 220 था यहाँ पे हमारा, है ना 200, तभी हमारी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी गड़बड़ हो गई। ये 20 है हमारा, एक सेकेंड, हाँ जी
तो ये जो है वो हमारा 20 है, तो ये हो गया 120, 120 अपॉन में 7, तो अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी 17 अपॉन में 4। तो 17 अपॉन में 4 जो है वो मोलैलिटी आ गई। अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन तो मोल फ्रैक्शन के लिए Na अपॉन में Na प्लस Na अपॉन में Na प्लस Nb, तो 30 अपॉन में 25 अपॉन में 30 अपॉन में 25 प्लस में 17 अपॉन में 18 इज इक्वल टू 1.2 प्लस 3.88, ये हो जाएगा हमारे पास। देन हमारे पास आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पे जो है वो सोल्व कर देती हूँ कि 1.2 अपॉन में आ जाएगा 5.08, दैट इज 0. एक सेकेंड, इस राइट हैंड साइड पे आते ही पेन है वो हड़बड़ा जाता है थोड़ा सा। 5.08, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं ताकि ये जो है क्लियर जो है वो हमें लिख दे। एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ लिख देती हूँ 1.2 अपॉन में 5.08 इज इक्वल टू 0.236। तो 0.236 जो है वो इसका आंसर आ गया किसका, मोल फ्रैक्शन का। और मोलैलिटी कितनी है हमारे पास, मोलैलिटी आ गई 17 अपॉन में 4। चलिए फाइंड करते हैं हमारा आंसर। मोल फ्रैक्शन है 0.236 और मोलैलिटी है 17.14। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें मोल फ्रैक्शन 0.236 है और मोलैलिटी 17.14 है। तो 64 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट ऑप्शन। इनऑर्गेनिक बेंजीन है। इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या होती है, इनऑर्गेनिक बेंजीन, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, B3N3H6 जो है वो हमारी इनऑर्गेनिक बेंजीन कहलाती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है इनऑर्गेनिक बेंजीन की, B, देन हमारे पास N, देन हमारे पास N, देन हमारे पास B, देन हमारे पास N। एक सेकेंड, थोड़ी सी स्ट्रक्चर जो है मेरी गड़बड़ा गई है। आइए एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं इसको अच्छे से। B, यहाँ पे N मेरा, यहाँ पे भी मेरा N, यहाँ पे मेरा B, यहाँ पे मेरा B, यहाँ पे N, यहाँ पे N। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, एक तो डबल बॉन्ड मेरा यहाँ आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड मेरा यहाँ आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड मेरा यहाँ आ जाएगा। यहाँ मेरी H लग जाएगा, यहाँ H लगा दूंगी, यहाँ भी H लगा दूंगी, यहाँ भी H लगा दूंगी, यहाँ भी H जो है वो लगा दूंगी और यहाँ भी जो है H लगा दूंगी। तो ये जो है ये मेरा हो गया इनऑर्गेनिक बेंजीन B3N3H6। B3N3H6 ये मेरी इनऑर्गेनिक बेंजीन की स्ट्रक्चर जो है वो हो गई। तो 65 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन था। 65 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। 66 नंबर क्वेश्चन बहुत हार्ड क्वेश्चन था, है ना? नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Cl माइनस आयंस आर, Cl में 17, Cl माइनस में 18। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। 66 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज आर करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू 67 नंबर क्वेश्चन। चलिए, तो 67 नंबर क्वेश्चन है, NH4HS से NH3H2S जो है वो बनता है इन द अबव रिएक्शन इफ द प्रेशर एट इक्विलिब्रियम एंड एट 300 K इज 100, ठीक है, ATM, देन व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp की वैल्यू जो है वो आपको निकालनी है। NH4HS जो है उसके लिए NH3H2S इक्वेशन दे रखी है। उक्त अभिक्रिया में यदि साम्यावस्था पर ताप 300 K और दाब 100 एटमॉस्फेयर है, 100 एटमॉस्फेयर दाब दे दिया है, ठीक है, 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है हमें दे दिया है। तो अगर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 एटमॉस्फेयर, ठीक है, 50 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। और NH3 की वैल्यू निकालनी है और H2S की वैल्यू निकालनी है। तो 50 इंटू 50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2500, 2500। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो साम्य स्थिरांक Kp का मान होगा। बहुत इजी है, वैसे तो मैंने आपको वर्बली बता ही दिया है, पर एक बार मैं इसको सॉल्व करके बता देती हूँ कि अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो चलिए इसे एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। आइए, प्रेशर ऑफ NH3 प्लस H2S
इज इक्वल टू 100/2 इज इक्वल टू 50 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो Kp इज इक्वल टू हो जाएगा PH2S इंटू PNH3 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 50 इंटू 50 इज इक्वल टू 2500 एटमॉस्फेयर स्क्वेयर। तो इसका आंसर आ जाएगा 2500 एटमॉस्फेयर स्क्वेयर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन था 67 नंबर क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आइए लेट्स मूव ऑन टू 68 नंबर क्वेश्चन। Which of the following options represent the correct bond order? करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर को कौन सा ऑप्शन जो है वो रिप्रेजेंट करता है? अब इसके लिए जो हम हमेशा ट्रिक लगाते हैं वही लगाते हैं। 14 से जो है काउंटिंग लिखने शुरू करते हैं। 14, 13, 12, 11, 10, 15, 16, 17। जिसके लिए 14 इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए कितना हो जाएगा 3, जिसके लिए 2.5, ये 2, ये 1.5, ये 2.5, ये 2, ये 1.5, ये 1। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन देखिए, ऑक्सीजन O2 में इलेक्ट्रॉन मेरे पास 16 होते हैं, O2 प्लस में मेरे पास इलेक्ट्रॉन 15 होते हैं, O2 माइनस में मेरे पास इलेक्ट्रॉन 17 होते हैं। 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए 2 होता है बॉन्ड ऑर्डर, 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए 2.5 होता है बॉन्ड ऑर्डर। और इसी तरीके से बात करें O2 माइनस की, तो इसके लिए हमारे पास जो है बॉन्ड ऑर्डर होता है 17, 17, 1.5। तो सबसे ज्यादा O2 के लिए सबसे ज्यादा O2 प्लस के लिए होता है, फिर O2 के लिए होता है और फिर O2 माइनस के लिए होता है। अब कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट बैठ रहा है वो देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट बैठ रहा है। तो 68 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। 68 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। 69 thiosulfates reacts differently with iodine and bromine in the reaction given below। ठीक है, थायोसल्फेट जो है वो रिएक्ट करता है, अलग अलग तरीके से रिएक्शन देता है आयोडीन के साथ और ब्रोमीन के साथ। दोनों रिएक्शंस जो है वो हमें दी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जस्टिफाई द अबव ड्यूल बिहेवियर ऑफ द थायोसल्फेट? इन चारों कथनों में से, चारों सेंटेंस में से करेक्ट आंसर जो है वो हमें निकालना है, जो कि ब्रोमीन और आयोडीन के लिए बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो। ठीक है, तो अगर फर्स्ट इक्वेशन जो है वो अगर देखो तो आप ये S2O3 -2 से जा रहा है S4O6 प्लस -2 में, यानी कि ये प्लस 2.5 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। इसी तरीके से नीचे वाले में देखो तो S2O3 -2 से जा रहा है SO4 माइनस में, यानी कि ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। ज्यादा कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? ज्यादा Br वाला ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि Br जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और I जो है वो एज कम्पेयर टू Br जो है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, ब्रोमीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट देन आयोडीन। ठीक है, ब्रोमीन इज अ वीकर ऑक्सीडेंट देन आयोडीन। थायोसल्फेट अंडरगोज ऑक्सीडेशन बाय ब्रोमीन एंड रिडक्शन बाय आयोडीन। डी है, ब्रोमीन अंडरगोज ऑक्सीडेशन, आयोडीन अंडरगोज रिडक्शन। दोनों जो है वो दोनों ही ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, बट इसमें जो है ब्रोमीन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आयोडीन की तुलना में ब्रोमीन एक प्रबल ऑक्सीकारक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो मेरा करेक्ट रहेगा। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 70। The oxidation number of an element in a compound is evaluated on the basis of certain rules. Which of the following rules is not correct in this? आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के रूल्स पे जाना है, याद करने हैं उन रूल्स को, फिर उसके जो है उनके बेस पे इन चारों ऑप्शंस को ऑब्जर्व करना है और जो इनकरेक्ट ऑप्शन जो है वो हमें निकालना है। फर्स्ट देखिए, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था सदैव +1 होती है। क्या हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था सदैव +1 होती है? नहीं, ये +1 भी दिखाता है, -1 भी दिखाता है, 0 भी दिखाता है। +1 NaH के केस में, -1 HCl के केस में और H2 के केस में 0 भी दिखाता है। तो ये तो ऑप्शन जो है वो हमारा फर्स्ट वन ही करेक्ट हो गया, ये ट्रू नहीं है। सेकंड, द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल ऑक्सीडेशन नंबर्स इन अ कंपाउंड इज 0। ठीक है, अलजेब्रिक सम मान लीजिए H2O की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी इसकी 2 × 1 - 2 = 0। तो अलजेब्रिक सम भी 0 होता है, बिल्कुल सही। सी ऑप्शन है, एन एलिमेंट इन द फ्री और द अनकम्बाइंड स्टेट बियर्स ऑक्सीडेशन नंबर 0, बिल्कुल सही है। जैसे कि हमारा H2 है, Cl2 है, I2 है, सब जो है ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं जब ये अनकम्बाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। ठीक है, देन हमारे पास जी है, इन ऑल इट्स
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज -1। बिल्कुल सही, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, इसलिए ये जो है हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है 70 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही ऑप्शन है। एक सेकेंड, आइए तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिपिक्ट द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ H2O2? निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण H2O2 की ऑक्सीकारक प्रवृत्ति को दर्शाता है? देखिए, अब जो है ऑक्सीकारक प्रवृत्ति के बारे में पूछा गया, 4 ऑप्शंस आपको दिए गए। इन ऑप्शंस में से आपको ये बताना है कि कौन सा जो है वो सबसे इसकी ऑक्सीकारक प्रवृत्ति को बताता है, यानी कि दूसरे को ये ऑक्सीडाइज कर देता है, खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो 71 नंबर में चलिए इस हार्ड कॉपी का यूज करते हैं एक बार। हाँ, तो 71 नंबर क्वेश्चन। ओके, तो ये है मेरे पास 71 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 71 नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट जो ऑप्शन है जो इसमें नहीं दिया गया, होपफुली आपके एग्जाम पेपर में था ये। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो मेरे पास है MnO4 माइनस, ये दिया हुआ है, प्लस इसने बोला है CH प्लस 6CH प्लस 5H2O2 से हम जाते हैं 2Mn प्लस 2 पर प्लस 8H2O प्लस 5O2। तो ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन है जो कि मेरी स्लाइड्स में शायद किसी एरर के कारण नहीं आ पाया है। देखिए यहाँ पे Mn जो है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे Mn +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो +7 से +2 में ये जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। दूसरा देखिए, F+3 से +2 में जा रहा है, यानी कि यहाँ पे भी रिडक्शन हो रहा है। आयोडीन -1 से, एक सेकेंड, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम है आई थिंक। आयोडीन जो है वो 2H2O+, तो यहाँ पे ये जो है यहाँ से ये वैल्यू, एक सेकेंड, इस ऑप्शन को भी हम एक बार वो कर लेते, करेक्ट कर लेते हैं ना। एक सेकेंड, इसको हम जो है चलिए, आई तो आयोडीन -2H+ हो गया, H2O2 हो गया, से I2+, यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेरा एरो आना था, यहाँ पे एरो आना था, एरो अपन अपने आप फॉर्म कर लेते हैं। चलिए, एरो जो है वो मेरा यहाँ पे आना था, ठीक है। तो ये -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, यानी कि यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। तो इसमें जो है ऑक्सीडेशन, इसमें जो हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहाँ पे +7 से जा रहा है ये +5 में, +7 से जा रहा है किसमें, +5 में। इसका एरो जो है वो मेरे पास यहाँ पे था, तो ये +7 से जा रहा है +5 में, तो यहाँ पे भी हो रहा है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन सिर्फ किस में हो रहा है, ऑक्सीडेशन आयोडीन वाले केस में हो रहा है, जो कि -1 से 0 में जा रहा है। बाकी सब में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 71 नंबर क्वेश्चन का वो करेक्ट ऑप्शन है। आइए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। Which of the following is responsible to rule out the existence of definite paths of trajectory of electrons? निम्नलिखित में से किसके आधार पर इलेक्ट्रॉन के निश्चित मार्ग या प्रक्षेप पथ के अस्तित्व की संभावना समाप्त हो जाती है? ठीक है, अब हमें पता है, पाउली से चलते हैं। सबसे पहले क्या कहते थे पाउली की, चारों क्वांटम नंबर्स के मान जो है वो समान नहीं होते। पाउली ने क्या बोला था, ए नंबर ऑप्शन में देखिए तो, चारों क्वांटम नंबर के मान जो है वो एक एटम नंबर ऑफ सॉरी सेकेंड, हाँ, no two electron in an atom can have same set of 4 क्वांटम नंबर। चारों क्वांटम नंबर्स के मान जो होते हैं वो किसी एक एटम
क्वांटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 4 क्वांटम नंबर्स के मान समान नहीं होते, ये पाउली ने कहा था। सेकंड, ठीक है, सेकंड बोला कि हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता था, अनिश्चितता सिद्धांत, कि हम उसका वैल्यू जो है साइमल्टेनियसली ज्ञात नहीं कर सकते किसी की अनिश्चितता की वैल्यू। यू कैन नॉट simultaneously know the exact position and exact speed of an object। हम एक ऑब्जेक्ट की साइमल्टेनियसली पोजीशन और स्पीड जो है, एग्जैक्ट पोजीशन और स्पीड जो है वो प्राप्त ज्ञात नहीं कर सकते। देन है हुंड का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, ठीक है। हुंड ने क्या बोला था, हुंड ने बोला था कि जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास एक शेल है, इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, देन हमें दूसरा, अब बात करते हैं जैसे पी की, इसने बोला कि पहले तीनों में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, देन इनकी जो है पेयरिंग होनी शुरू होगी, ये बोला हुंड ने। देन हमारे पास आ गया ऑफ्बो ने बोला कि लो एनर्जी वालों को पहले जो है इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, देन हाई एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन जो है वो भरे जाएंगे। पहले लोवेस्ट एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होंगे, देन हाई एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होंगे। तो हमारा कौन सा इसके लिए होगा, इन्होंने बोला निश्चित मार्ग और प्रक्षेप्त पथ, क्या बोला, पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट स्पीड। तो कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन था इसके लिए, क्योंकि ये जो है वो हमारे पोजीशन और स्पीड से रिलेटेड है। तो 72 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद द थर्ड शेल विल बी, तीसरी कक्षा से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या कितनी होगी। तीसरी कक्षा से तो क्या हुआ, तीसरी कक्षा से है तो 3 की स्क्वायर कर दो इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा तो इसमें 1 तो 3s ऑर्बिटल होंगे, 3 इसमें 3p ऑर्बिटल होंगे और 5 इसमें 3d ऑर्बिटल होंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 9। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। Which of the following reaction is an example of use of water gas in the synthesis of other compounds? निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया वाटर गैस के दूसरा यौगिक के संश्लेषण में उपयोग का उदाहरण है। हमें पता है वाटर गैस का यूज हम मेथनॉल के निर्माण के लिए करते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। वाटर गैस का यूज हम मेथनॉल के निर्माण के लिए करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये मेरा एरो आएगा, ठीक है। तो इस बार क्या है, जिन्होंने हमारी स्लाइड बनाई उन्होंने सभी एरोस जो है वो हमारे उड़ा दिए, ताकि हमारी रिएक्शंस जो हैं, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो हैं वो हमारे एक साथ ही कर दिए हैं इन्होंने। तो यहाँ पे जो है हम सब इसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आइए तो अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 75 पे, हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। Which of the following order of energies of molecular orbital of N2 is correct? ठीक है, करेक्ट ऑर्डर हमें बताना है। किसके लिए, निम्नलिखित में से N2 के आणविक कक्षकों की ऊर्जाओं का कौन सा क्रम सही है। सही क्रम जो है वो हमें बताना है इसमें। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, बिल्कुल सही ऑप्शन है ना, कि पाई dpy इज लेसर देन सिग्मा dpz, सिग्मा की ज्यादा है एनर्जी, बिल्कुल सही है। और फिर px और py जो है वो तो इक्वल ही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो 75 नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट ऑप्शन था। तो ये पार्ट था हमारा किसका, इनऑर्गेनिक का और फिजिकल का। सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, कोई भी डाउट हमारा पेपर में नहीं था। लगभग जो है वो कह देंगे बहुत ही अच्छा पेपर जो है बनाया गया था। कैलकुलेशन भी इतनी हार्ड नहीं थी, इजीली जो है वो फाइंड कर पा रहे थे हम सब क्वेश्चन। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट जो हमारा सेमी मेजर 03 होगा उसमें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए मज़े से, ताकि आप अच्छा रिजल्ट दे सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। बाय बाय।